नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिनव तोषांशु पांडे और आप सभी का स्वागत है फोटोन और ज्ञानदा की टीम की तरफ से। तो आज हमारी चर्चा का सब्जेक्ट क्या होने वाला है। चैप्टर 2 तो हम लोग पढ़ ही रहे थे और हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पहले से बात कर ली है। आज हम बात करेंगे कैपेसिटेंस के बारे में। थोड़ी थोड़ी सी जानकारी है, एक एक करके जो है हम अपनी नॉलेज में ऐड करते जाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया हुआ है कि ये पूरा जो सीक्वेंस है, ये जो सीरीज़ है, सारे चैप्टर्स जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये एक फास्ट फॉरवर्ड या रिवीजन मोड का वीडियो सीरीज़ है। तो यहाँ पर जो है आप कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी आपके लिए जहाँ पर जो है आप चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रहे होंगे। तो आपका काम क्या है कि ऐसी सिचुएशन में आपको ये पूछ लेना चाहिए कमेंट सेक्शन में कि हाँ, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, एंड आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मिशन का नाम है मिशन 2023। चलिए, अब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल जो है फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था, अभी भी देख रहे हैं, और इस बार थोड़ा सा डिफरेंस क्या है ये देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर्स, वो सारे के सारे मटेरियल्स जो अपने अंदर से चार्ज को पास होने देते हैं, उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। इसके एग्जांपल हैं ऑल मेटल्स, ठीक है, मेटल्स, और इसके साथ साथ जो है ग्रेफाइट, ठीक है। अब इंसुलेटर्स वो सारे के सारे मटेरियल्स हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, और इनके सारे एग्जांपल्स हैं नॉन मेटल्स, जो वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें इंसुलेटर्स हैं। अब हम डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल के बारे में बात कर रहे हैं। डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल जो है, इससे जो है आपके सोचने का थोड़ा सा तरीका बदलेगा। डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल ऐसे मटीरियल हैं जिनसे यूजुअली, अब हम लोगों ने डायपोल देखा था, तो डायपोल क्या था? डायपोल ऐसा मटेरियल था जिसमें प्लस और माइनस दोनों चार्ज अवेलेबल हैं, और इसलिए जो है एक पर्टिकुलर चार्ज कैरियर नहीं हो पाता जो इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी सेम है। यहाँ पर से एक कोई पर्टिकुलर मटेरियल नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी पास करे, लेकिन फिर भी इन मटेरियल्स का रिएक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल पावर सोर्स के लिए कैसा रहता है, आइए ये देखते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दो टाइप के होते हैं। पहला होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और दूसरा होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। जैसा कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास निकालना चाहूँ किसका, पॉजिटिव चार्ज का, तो मेरे को सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा? बीच में। नेगेटिव चार्ज के लिए भी मुझे सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलने वाला है? बीच में। मतलब क्या है कि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के जो सेंटर्स हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं। इनको हम क्या बोलेंगे? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे, ठीक है। जबकि जो है हम क्या देखते हैं कि पोलर डाइलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल हैं जिनमें हमारे पास में स्पेशली जैसे डाइपोल्स होते हैं, उसी तरीके से हमको जो है एक्सक्लूसिवली जो है यहाँ पे मिला हुआ है कि दोनों पोल्स नज़र आते हैं। अब क्या देख रहे हैं हम लोग? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज जो है यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और इस प्रकार में ये मतलब एक ही सिंगल एंटिटी है, लेकिन इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। अब इनका रिएक्शन कैसा होगा? देखो, जैसे ही मैंने इसे उठा कर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला, तब हमको क्या नज़र आ रहा है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, F = QE। उसी तरीके से ये जो नेगेटिव पोल है वो भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, F = -QE। और इस तरीके से इसके ऊपर एक टॉर्क लगने लगेगा और वो टॉर्क इसको रोटेट कर देगा। ये तो हुआ पोलर डाइलेक्ट्रिक के साथ में। नॉन पोलर के साथ में क्या होता है? नॉन पोलर पहले बहुत अच्छे सिमेट्रिक शेप में था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक साइड में इकट्ठे होने लगे, और सारे के सारे नेगेटिव चार्ज जो है वो दूसरे साइड में इकट्ठे होने लगे। और इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि ये जो पहले हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था जो कि सही शेप में था, अब वो पोलराइज्ड होके शेप आउट ऑफ शेप चला गया है। ये चीज़ें समझने के बाद में अब हमको और आगे क्या समझना है? वो जो प्रोसेस था उसको हम कहते हैं इंडक्शन। अब
कैपेसिटेंस के बारे में क्या बोला जा सकता है, देखिए आप समझने की कोशिश करें कि हमारे पास में एक गोला है और एक गोले के अंदर जो है हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, देयर विल बी नो लिमिट फॉर दिस। अब हम लोगों ने इसमें बहुत सारा ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज डाला और पॉजिटिव चार्ज डालते डालते अब क्या हो रहा है, देयर विल बी अ लिमिट जहाँ तक पॉजिटिव चार्ज इसमें बढ़ेगा, और जैसे जैसे इसमें चार्ज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इस कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर कैपेसिटेंस के साथ में कनेक्टेड टर्म देखो, जैसे जैसे यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर हम चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, और जब चार्ज और पोटेंशियल दोनों बढ़ रहा है तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इसके बाहर जो मीडियम है, इसके बाहर क्या है, मीडियम है, और इस मीडियम की एक कैपेसिटी है, एक स्ट्रेंथ है जिसको हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा पोटेंशियल अगर हम दे देंगे तो अब क्या होगा कि जैसा हम लोगों ने यहाँ देखा कि अभी तो केवल टॉर्क हो रहा है या अभी केवल एलोंगेशन हो रहा है, अभी केवल शेप चेंज हुआ है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन ब्रेक, और उस ब्रेक के बाद में इस कंडक्टर से मैक्सिमम चार्ज की लिमिट के बाद में चार्ज लीक होने लगेगा, कहाँ, मीडियम में। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस के लिए अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं, Q इज प्रोपोर्शनल टू V। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे तो इक्वल टू साइन लग जाएगा, तो Q इज इक्वल टू CV, या हम बोल सकते हैं C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। अब ये कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज रिक्वायर्ड टू रेज 1 वोल्ट ऑफ द कंडक्टर, 1 वोल्ट ऑफ द पोटेंशियल। Capacitance is the amount of charge required to raise or increase 1 volt potential। और इसी से जो है अब इसका यूनिट बताओ, तो यूनिट के लिए क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा कूलम, क्योंकि चार्ज के लिए कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। इस तरीके से हम लोगों ने कैपेसिटेंस को देख लिया। कैपेसिटेंस के अलावा हम क्या देखते हैं, अब देखो कैपेसिटेंस के लिए जो है क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला, पोलराइजेशन डेंसिटी कैसे इंपॉर्टेंट है। देखो पोलराइजेशन जो है ये बताता है कि आपका जो मटेरियल है वो कितना इंड्यूस हो सकता है। इसके लिए एक मटेरियल के अंदर जो है हम क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम देखेंगे और डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक देखेंगे। तो इससे जो है हमको पोलराइजेशन डेंसिटी मिल जाएगी, और पोलराइजेशन डेंसिटी से हमको पता चलेगा कि हम अगर कोई एक्सटर्नल चार्ज लाते हैं तो यहाँ पर ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ हमको नज़र आएगा सबका सब नेगेटिव चार्ज, और सबका सब नेगेटिव चार्ज नज़र आएगा, और यहाँ हमको नज़र आएगा सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज। अब ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ देखिए अर्थिंग कनेक्ट करके रखा है, और अर्थिंग कनेक्ट करने के कारण अब क्या होगा कि नीचे से इलेक्ट्रॉन खींच लिए जाएंगे और ये सारे के सारे नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएंगे। इस एक्सटर्नल चार्ज मटेरियल को हटाने से पहले अगर हम लोगों ने ये किया कि हम यहाँ से ये जो अर्थिंग हम लोगों ने लगा के रखी हुई है, अगर हम ये हटा देंगे तो हमारा ये वाला जो स्फीयर है या ये वाला जो हमारा कंडक्टर है ये पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो चुके होंगे। इस तरीके से हम इसमें चार्ज इंड्यूस कर सकते हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात हो रही है, और उसको समझने के लिए आपको अगले पेज में आना पड़ेगा। यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि एक पॉजिटिव रॉड है या एक पॉजिटिव कंडक्टर है जिसमें हम लोगों ने सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज डाल रखे हैं। अब आप इनको देखेंगे, इन कंडक्टर्स को देखेंगे, तो अब इसके बाद में आपको दूसरी चीज़ देखना है। देखो मैंने क्या सोचा कि मैं यहाँ से एक चार्ज Q, एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन ही सही, मतलब प्रोटॉन ही सही, ये अगर मैं यहाँ लेके जाऊँ तो क्या देखने के लिए हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा कि यहाँ पर जो है फोर्स लगेगा Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और क्योंकि जो है दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं इसलिए इनके बीच में जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई
आर। इस तरीके से हम लोग वर्क डन के कैलकुलेशन करते हैं। हम लोगों ने पोटेंशियल वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। लेकिन अब अगर मैंने एक स्पेशल काम कर दिया, अब अगर मैंने यहाँ पर एक ऐसी रॉड रख दी जिसके कारण अब क्या है, देखिए अब उसके पास में नेगेटिव चार्ज है दूसरी वाली रॉड के साथ में। वो रॉड हमारी मेन रॉड को डिस्टर्ब तो नहीं कर रही है, लेकिन अब बताओ कि अब इस चार्ज के साथ में क्या होगा। पहले इसको सिर्फ रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा था, लेकिन जैसे ही वहाँ मैंने नेगेटिव चार्ज से मतलब नेगेटिव चार्ज वाली रॉड रखी, अब इसके ऊपर उस रिपल्सिव फोर्स का असर कम हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव रॉड इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट भी कर रही है। इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे ये फ़ायदा हुआ कि अब मेरी कैपेसिटी उस चार्ज को वहाँ लेके जाने के लिए पर जूल ऑफ वर्क बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब मेरे को यहाँ पर से चार्ज वहाँ ले जाने में कम काम करना पड़ेगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस के नेगेटिव चार्ज के प्रेजेंस में पॉजिटिव वाली रॉड की कैपेसिटी बढ़ जाती है। किसको होल्ड करने की? चार्ज को चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। और वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज कम होने लगता है उसके प्रेजेंस में। तो इस तरीके से अब हम लोगों ने क्या सोचा? हम लोगों ने सोचा कि अगर हमारे पास में इस तरीके से अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस हैं, देन इट विल बी ईजियर फॉर अस टू स्टोर चार्ज। और कैपेसिटेंस तो नाम ही है कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज, या अगर आप ढंग से सोचें तो C इज इक्वल टू Q बाई V अमाउंट ऑफ चार्ज नीडेड टू इंक्रीज 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। अब जब आप काम ही कम कर रहे हो तो वो पोटेंशियल डिफरेंस तो जो है मतलब पोटेंशियल तो बढ़ेगा नहीं ज़्यादा, और इस तरीके से हम ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाएंगे। इसी तरीके में हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो है कैपेसिटर्स जो है, अब इसको अफेक्ट क्या क्या करता है, कैपेसिटेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो देखिए कैपेसिटेंस को सबसे पहले अफेक्ट क्या कर सकता है? क्या मटेरियल अफेक्ट करता है? आंसर इज नो। क्यों नहीं? क्योंकि भैया अगर आपके पास में मटेरियल ऐसा है जो कॉपर का बना है या फिर एल्यूमिनियम का बना है या फिर जो है किसी मटेरियल से बना है, तो ऐसी कंडीशन में उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना भाई। पोटेंशियल तो अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब यह है कि मटेरियल जो है कोई असर नहीं डालेगा। अगली चीज़ क्या है? सराउंडिंग। अब सराउंडिंग में क्या है? सराउंडिंग में है मीडियम, और मीडियम के पास में क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हम लोगों ने क्या देखा? एक लिमिट से ऊपर अगर पोटेंशियल मतलब बढ़ जाता है तो उसके बाद में वो मीडियम को ब्रेक डाउन करके चार्ज को लीक करने लगता है। इसका मतलब ये है कि हमारा मीडियम जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा हम उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाएंगे, या फिर कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। अब तीसरी बात देखो, क्या शेप से कोई फ़र्क पड़ता है? ऑब्वियसली पड़ता है। कैसे पड़ता है? देखो अगर मैंने छोटा सा कंडक्टर लिया तो ऑब्वियसली चार्ज डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण पोटेंशियल जो है वो जल्दी जल्दी बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बड़ा कंडक्टर लेता हूँ तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, छोटा कंडक्टर लेता हूँ तो उसकी कैपेसिटी कम होगी। ये सारी चीज़ें समझने के बाद में हम अगली बात कर लेते हैं। लास्ट चैप्टर बहुत ईजी सी बात थी, आपको ये एक बार खुद करके देखना चाहिए। एक इन्फाइनाइट शीट ऑफ चार्ज ले लेंगे, इसमें जो है बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे। उसके बाद में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस अगर हम लेते हैं तो हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ था कि हम क्या लेंगे? एक सिलेंड्रिकल सरफेस लेंगे, और ये सिलेंड्रिकल सरफेस जो है वो दोनों तरफ से ऐसा। अब यहाँ पर जो है ये सरफेस 1 S1, ये सरफेस 2 S2 और ये सरफेस 3 S3। अब यहाँ पर से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या करेंगे भाई? हमको पता है क्या? फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं? हमको ds निकालना है। अच्छा, ds निकालने के लिए हमारे पास में 3 एरियाज़ हैं। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकल रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से ऐसे निकल रही हैं, ठीक है, और यहाँ से ऐसे निकल रही हैं।
तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग जो है यहाँ पर एरिया वेक्टर भी है, यहाँ पर भी एरिया वेक्टर है, लेकिन ये वाला एरिया वेक्टर मेकिंग 90 डिग्री। अब हमारे पास में जो है क्या इक्वेशन आ गए, E1 डॉट ds1 प्लस E2 डॉट ds2 डॉट प्लस E3 डॉट ds3 इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें से जो हम लोगों ने E1 किसे लिया है भाई, E1 हम लोगों ने इसे लिया है S1 को, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ds1 के लिए ये तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर E2 और E3 दोनों बराबर होने वाले हैं, तो E डॉट यहाँ पे सरफेस एरिया मान लेते हैं कि ये कितना है, यूनिट है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर है। तो 2 बार ऐसा हो गया और दिस इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इससे हमको E की वैल्यू क्या मिली, E इज इक्वल टू अच्छा इसको 1 मीटर स्क्वायर लेने के बजाय A मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, तो E इज इक्वल टू हमको मिला Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A। अब इसको जो है हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, चार्ज डेंसिटी के हिसाब से अगर बताएंगे तो हमको क्या पता है, Q बाई ए किसके बराबर होता है, सिग्मा के, और इसलिए हम बोल सकते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए, एक इन्फानाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए। अब इन्फानाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी निकाल ली है, तो अब आपको क्या देखना है, अब हमको ये देखना है कि अरे कहाँ गया वो पेज, चलिए यहाँ। अब देखो मैंने क्या लिया है, मैंने मान लिया है कि ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस से कनेक्टेड एक इन्फानाइट शीट है, और उसी तरीके से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज से कनेक्टेड एक इन्फानाइट शीट है। अब आप इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये पॉजिटिव शीट है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही होगी, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है सिग्मा बाई एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हम लोगों ने मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वैल्यू है। इसी तरीके से E2 की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन देखो डायरेक्शन देखना पड़ेगा, और डायरेक्शन इधर हम पॉजिटिव उधर हम नेगेटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज के लिए अब क्या होगा, ये देखो भैया एरिया का मतलब एरो का जो डायरेक्शन है वो क्यों चेंज हो गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, नेगेटिव में घुसती हैं। इस तरीके से अब यहाँ पर E3 की वैल्यू ले लो, तो E3 की वैल्यू हो जाएगी फिर से पॉजिटिव 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगी नेगेटिव सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। अब हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो यहाँ पर इस वाले जोन में, मतलब इस चार्ज के उधर बाहर, वहाँ क्या दिखाई देगा, वहाँ जो है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए E1 प्लस ये वाला ये जो E3 आ रहा है, तो E1 प्लस E3 आ जाएगा, E1 प्लस E3। अच्छा E1 नेगेटिव है, E3 पॉजिटिव है, दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिला। इसी तरीके से यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा E4 प्लस E2, और यहाँ पर भी जो है देखो E2 जो है पॉजिटिव है, E4 नेगेटिव है, तो दोनों की कुल मिला के वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हमको E2 प्लस E3 निकालना पड़ेगा, E2 प्लस E3 दोनों के दोनों पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है हमको सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बाई 2 और बाई 2 ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड हमको ये मिल गया। अब आगे क्या सोचेंगे भैया, आगे हमको ये सोचना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो है हमको 2 इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में होनी चाहिए। पहला ये कि C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। अच्छा, हम लोगों ने पोटेंशियल ग्रेडियंट देखा था, वहाँ से हमको क्या पता है, हमको पता है E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, या फिर हम लोग बोल सकते हैं V इज इक्वल टू EdR।
अब आप ई आर बोल रहा हूँ मैं, या ई डी बोल देते हैं, चलो ठीक है, V इज इक्वल टू ई डी। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा, माइनस साइन कहाँ गया, हम लोगों ने मॉड्यूलस ले लिया भैया, हमको सिर्फ साइन से मतलब, सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। अब V इज इक्वल टू ई डी, यहाँ से इनका कुछ कनेक्शन बनता है क्या भाई? देखो अगर मैं जो है यहाँ कनेक्शन लगाना चाहूँ तो अब मैं क्या देख रहा हूँ कि अगर मैं V की वैल्यू निकालूँ तो कैसे आएगा, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी आएगा। आपको समझ में आ रहा है? V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, या Q की वैल्यू हो जाएगी सी भी, यहाँ पर बोल सकते हैं हम लोग Q इज इक्वल टू सी भी, ऐसा तो हो सकता है। अब हमको ये दोनों चीज़ें लेके यहाँ पर जो है एक कनेक्शन बिठाना है, और वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ सिग्मा का क्या मतलब होता है, सिग्मा का मतलब होता है चार्ज Q डिवाइडेड बाय एरिया। और अब जो है हमको E की वैल्यू मिल गई, क्या E की वैल्यू मिल गई हमको Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एरिया। लेकिन वोल्टेज की जो है वैल्यू हमको क्या पता है, वोल्टेज की वैल्यू पता है ED, और E में ये वाला E की वैल्यू डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा Q D बाय एप्सिलॉन नॉट और A। अब वहाँ देखो, वहाँ देखने से हमको क्या समझ में आ रहा है भाई, C की वैल्यू क्या है Q बाई V, तो C की वैल्यू में Q बाई V डालेंगे तो हमको क्या मिला, C इज इक्वल टू Q बाई V, और यहाँ पर जो है Q तो यही है, लेकिन V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू है Q D बाई एप्सिलॉन नॉट A। थोड़ा पीछे जाके देखो, Q D बाई एप्सिलॉन नॉट A। तो अब जो है जो जो चीज़ें कटती हैं सबसे पहले उनको कटा लो, ये Q गया, ये Q गया, और C की वैल्यू हो गई एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। ये हो गया भैया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने के लिए फॉर्मूला। कितने नंबर से पूछेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, लेकिन हम लोगों के पास में ये 3 नंबर का क्वेश्चन वाला ऑप्शन अगर आपके सिलेबस में है तो पूछ सकता है, अगर नहीं है तब भी हमको जानना तो चाहिए। तो चलिए, हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने के लिए फॉर्मूला देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि कॉम्बिनेशन कैसे होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, इस तरीके से हम लोगों ने अगर जोड़ा तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है। देखो पहले तो ये देखो कि सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। सीरीज सीरीज का मतलब होता है एक के बाद एक, एक फिर दूसरी फिर तीसरी। जैसे फिल्में आती है ना कि भाई मार्वल की जो सीरीज़ है, बहुत सारी फिल्में एक साथ आ रही हैं, मतलब एक के बाद एक, हमको कनेक्शन पता है, उसी तरीके से ये सीरीज़ है। इसमें पहला कैपेसिटर, अब देखो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, हमने इसको बैटरी से जोड़ा था तो हमको यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मिला। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ वाले प्लेट में, इस दूसरे प्लेट में क्या हुआ, इंडक्शन हुआ, और इस इंडक्शन के कारण हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मिलेगा। कितना, जितना पॉजिटिव प्लेट में था। लेकिन अब क्या ये आपको इस वाले शेप के बारे में या इस वाले पीस के बारे में थोड़ा सोचो कि क्या ये वाला पीस आपको कहीं और भी कनेक्टेड दिखाई दे रहा है? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और पहले इसमें कोई चार्ज नहीं था, तो इसी के इक्वल, इसी के क्या इक्वल यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज फिर से दिखेगा, और उसके बाद में उसके कारण जो है दूसरा इंडक्शन होगा, यहाँ पर हमको नेगेटिव चार्ज दिखेगा, उसके इक्वल फिर से पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, उसके बाद में उसी के इक्वल यहाँ नेगेटिव चार्ज दिखेगा, उसी के इक्वल पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, उसके बाद में यहाँ नेगेटिव चार्ज दिखेगा। इसका मतलब क्या नज़र आ रहा है हमको? इसका मतलब ये नज़र आ रहा है कि अगर सीरीज़ में कैपेसिटर्स को कनेक्ट करेंगे तो उसमें चार्ज तो उतना ही बैठेगा जितना पहले वाले कैपेसिटेंस में बैठता, कुल मिला के चार्ज वैसे ही रह जाएगा। तो फिर क्या बदला भाई, पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा ना, मतलब कुल मिला के V1 प्लस V2 प्लस V3, इस तरीके से यहाँ पर पोटेंशियल बदलेगा। कब की बात कर रहा हूँ मैं, सीरीज़ की। अब आते हैं पैरेलल में। यहाँ पर ये जो पैरेलल कनेक्शन है, इसमें देखो कि हम लोगों ने कैपेसिटर को ऐसे कनेक्ट किया आपस में, और उसके बाद में यहाँ से ला के हम लोगों ने बैटरी में लगा दिया।
तो अब बैटरी मान लेते हैं कि 5 वोल्ट की बैटरी है, तो आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पे 6 वोल्ट और यहाँ पर 4 वोल्ट रहने वाला है? नहीं, मतलब यहाँ पर जो है पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और ये वाले कॉम्बिनेशन का नाम क्या है? ये वाले कॉम्बिनेशन का नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन दोनों के बारे में पता चल गया। अब वैल्यू निकालने की बात है, चलेंगे अगले वीडियो, मतलब वीडियो नहीं भैया, अगले पेज में चलते हैं। तो अब अगले पेज में देखो, तो यहाँ पर चार्ज कितना है Q, यहाँ पर कितना है Q, यहाँ पर कितना है Q, यहाँ पर कितना है Q, सब चार्ज सेम है। पोटेंशियल देखो V1, V2, V3, V4, तो क्यों ना सारे पोटेंशियल को जोड़ के देख लिया जाए। तो नेट पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? नेट पोटेंशियल निकालेंगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पोटेंशियल के लिए हमको फॉर्मूला क्या पता है? C इज इक्वल टू Q बाई V, है ना, या फिर बोल सकते हैं V इज इक्वल टू Q बाई C। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा Q बाई V, नहीं Q बाई C, अच्छा सीरीज में है इसलिए S लगा दिया, इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3, और इस तरीके से काम हो गया। अब आगे क्या करना है? जब ये सारे के सारे जो है हम लोगों को कॉमन लेते बन जाएगा Q, तो Q को कॉमन लेंगे और ये हो जाएगा Q बाई CS इज इक्वल टू Q 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 एंड सो ऑन। तो ये Q कट गया, ये Q कट गया, और हमारे पास में फॉर्मूला क्या आया? हमारे पास में फॉर्मूला आया 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 एंड सो ऑन। ये भैया हमारा क्या बन गया? ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अब देखेंगे पैरेलल में। पैरेलल में मैंने क्या बताया भाई? यहाँ पर भी वोल्टेज V है, यहाँ पर भी वोल्टेज V है, यहाँ पर भी वोल्टेज V है। क्या चार्ज भी सेम है? नहीं, चार्ज तो अलग अलग है। और अगर चार्ज अलग अलग है तो यहाँ पर Q1 होगा, यहाँ पर Q2 होगा, यहाँ पर Q3 होगा, और नेट चार्ज Q, क्योंकि पैरेलल कनेक्टेड है तो QP इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब अगर जो है हमको ये जो है समझ में आ गया, तो हम क्या देखेंगे? C1V प्लस C2V प्लस C3V, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा C, और क्योंकि ये पैरेलल है तो CPV। अब यहाँ पे से V पूरा अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो हमको मिलेगा CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। देख लो भैया, बहुत इजी है। हमको जो है ये आना चाहिए। 3 नंबर का क्वेश्चन वैसे तो बनता है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से 3 नंबर का क्वेश्चन तो पूछता ही नहीं है। तो फिर क्या पूछेगा? न्यूमेरिकल। आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा, न्यूमेरिकल के लिए रेडी रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि क्या एनर्जी, अरे भैया एनर्जी कहाँ से आ गई? तो भैया एनर्जी तो जो है हमको कैपेसिटेंस में देखना पड़ेगा। अब ये एनर्जी आएगी कहाँ से? तो हमको ये पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, सारे के सारे प्लेट्स में पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ सारे के सारे प्लेट्स में क्या है? नेगेटिव चार्ज है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास में एक छोटी सी पिद्दी सी मरी हुई सी बैटरी है और इसको हम लोगों ने इस कैपेसिटर में लगाया। तो भैया इसके पास में तो 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और यहाँ तो जो है जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? एक और पॉजिटिव चार्ज लाओगे तो क्या उसको रिपल्सन नहीं होगा क्योंकि वो तार से आ रहा है? ऐसा तो नहीं है भाई, वायर से भी आएगा तब भी इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से रिपल्सन तो होगा। उसके बावजूद अगर इसमें आपको एक और पॉजिटिव चार्ज लाके रखना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तो एनर्जी नहीं, इसको बोलेंगे कहाँ? इसको बोलेंगे
वर्क डन बाय bringing a charge to plate of capacitor gets stored in form of एनर्जी। अब देखो छोटा सा वर्क डन बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज इनटू, तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इसमें हम लोग एक छोटा सा चार्ज डी क्यू ले आते हैं समझ में आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इसमें हम छोटा सा चार्ज डी क्यू लाएंगे तो छोटा सा वर्क डी डब्ल्यू होगा। अगर हमको पूरा वर्क जानना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और अगर यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर भी करेंगे। अब हमको क्या पता है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी और V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, ये वाला हम लगा लेंगे कहाँ, यहाँ, तो हमको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू बाई सी इंटू डी क्यू, और यहाँ इंटीग्रेशन मारेंगे। अब देख लो भैया, तो 1/c को तो बाहर निकाल दो, W इज इक्वल टू 1/c, और इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी क्यू होगा इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी क्यू होगा क्यू स्क्वायर बाई 2, तो यह हो जाएगा W इज इक्वल टू 1/c क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, या हम बोल सकते हैं W इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। अभी देखो एनर्जी स्टोर के लिए जो है हमारे पास में जो है क्या क्या फॉर्मूला है, ठीक है, तो यहां पर जो है हमारे पास 3 फॉर्मूला है। पहला है E इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ये इसके होगा हाफ सी वी स्क्वायर, और ये होगा इज इक्वल टू हाफ क्यू वी। ये कैसे आया तीनों, वो सेम फॉर्मूला से आएगा जो हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है, कौन सा, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। अब आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आए कैसे। आगे देखो भैया, आगे क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव प्लेट वाला, ये पॉजिटिव वाला चार्ज वाला प्लेट है और ये नेगेटिव चार्ज वाला प्लेट है। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया कि डाइलेक्ट्रिक के कांस्टेंट वाला डाइलेक्ट्रिक ले लिया। अब इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो फर्क पड़ेगा ना भैया, कैसे पड़ेगा भाई, फोर्स जो है अगर उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वाला डाल देंगे तो एफ डैश इज इक्वल टू पहले जो फोर्स था उसका डिवाइडेड बाय के हो जाएगा। ये तो हमको पहले से पता है क्या कि डाइलेक्ट्रिक डालने से या मीडियम चेंज करने से फोर्स कम हो जाता है, और कितना होगा, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो जो वर्क डन होगा वो भी तो जो है पहले जो वर्क डन था वो डिवाइडेड बाय के हो जाएगा, और जो वोल्टेज होगा वो भी तो पहले वाला जो वोल्टेज था उसका डिवाइडेड बाय के हो जाएगा। तो अब कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, चार्ज तो हमको उतना ही ट्रांसफ़र करना है, चार्ज हमको उतना ही ट्रांसफ़र करना है, तो Q डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू C, और नए केस में क्या होगा, C डैश इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V डैश। लेकिन ये V डैश जो है वो क्या है, V डैश जो है वो V डैश इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय K। तो इससे क्या होगा, तो इससे होगा C डैश इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V डिवाइडेड बाय K, या फिर हम बोल सकते हैं C डैश इज इक्वल टू K इंटू Q बाई V, और ये Q बाई V पहले से क्या है हमको C डैश, तो ये C डैश इज इक्वल टू C इंटू K। मतलब डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मीडियम इंट्रोड्यूस किया जिससे अमाउंट ऑफ वर्क डन कम हो गया। तो ठीक है, इससे जो है हम कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। आगे देखो, इसमें जो है फिर हम लोगों को क्या देखना है,
भाई कैपेसिटी बढ़ रही है। यहाँ देखना, तो हमको जो है कैपेसिटेंस का जो है एक और फार्मूला क्या पता है, C इज इक्वल टू सिग्मा A डिवाइडेड बाई डी, नहीं एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाई डी था, ठीक है। तो अब जो है एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाई डी। अब अगर हम लोगों ने पूरा एक स्लैब जो है डाइलेक्ट्रिक डालने के बजाय आधा K1 और आधा K2 डाला, तो इन दोनों के बीच में जो है ये सीरीज कनेक्शन बन जाएगा। और अगर हम लोगों ने इस तरीके से डाला तो यहाँ पर जो है पैरेलल कनेक्शन बन जाएगा। हम ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि टाइम कम है, तो पूरा कैपेसिटेंस अगर एक ही वीडियो में ख़त्म करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से एनर्जी स्टोर्ड जो है वो हाफ CV² भी होता है, हाफ QV भी होता है और Q²/C भी होता है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा। अब लॉस ऑफ एनर्जी की बात है। लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, कहाँ से आया ये, तो इसको समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक कैपेसिटर ले लिया और इस कैपेसिटर में इसकी जो है कैपेसिटी C1 थी और इसको जो है फुल्ली चार्ज कर दिया, तो ये जो है हो गया Q/V1, या हम बोल सकते हैं इसमें जो चार्ज था Q1 दैट वाज इक्वल टू C1V1। अब इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर जो है दूसरा कैपेसिटर ले लिया C2 इज इक्वल टू Q/V2 और इसलिए हमको Q2 मिल गया C2V2। अब हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों कैपेसिटर्स को चार्ज होने के बाद में जोड़ा है। तो अब जो है यहाँ पर जो है एनर्जी के साथ में क्या होने वाला है ये चीज़ हम देखेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। भाई यहाँ पर जो है अगर मैं एनर्जी देखूँ तो E1 क्या होगा, एनर्जी फर्स्ट इस वाले कैपेसिटर 1 के लिए, तो ये हो जाएगा हाफ, और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास में फॉर्मूला है हाफ C1V1²। देखो ना भाई, एनर्जी के लिए हाफ CV² का फॉर्मूला है ना, तो हाफ CV² के फॉर्मूला में हम लोगों ने क्या किया, एनर्जी 1 इज इक्वल टू हाफ C1V1², एनर्जी E2 इज इक्वल टू हाफ C2V2², और जो है टोटल एनर्जी इसकी क्या होनी चाहिए, तो E इज इक्वल टू, अभी एनर्जी E में जो है कन्फ्यूज़न होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो है, इसलिए हम लोग इसको U ले लेते हैं। अब ये U को समझना क्यों लिया हम लोगों ने, क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी भैया तो टोटल U टोटल कितना हो गया, U टोटल हो गया हमारा हाफ। अब देखो C1V1² प्लस C2V2², ये हमारे टोटल कैपेसिटी की, टोटल एनर्जी की बात हुई। ये कब की बात है, जब हम लोगों ने इसको कनेक्ट नहीं किया था। अब हम कनेक्ट करने के बाद में क्या देखेंगे, भाई कनेक्ट कर देंगे, अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो जो है कनेक्शन के बाद में जो है हमको नया रिज़ल्ट मिलना चाहिए। अब वो नया रिज़ल्ट क्या है भाई, यहाँ पर जो है इनका कैपेसिटेंस कैसा होगा, तो इनका कैपेसिटेंस जानने के लिए हमको इनको जो है इनको सीरीज़ में लिया जाए या पैरेलल लिया जाए। इनको पैरेलल लेते हैं तो नया कैपेसिटेंस C को कनेक्ट कर लेते हैं, तब हमको एनर्जी का लेवल पता करना है। तो U डैश का मान क्या हो जाएगा, U डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, U डैश की वैल्यू हो जाएगी C1V1² प्लस C2²V2² प्लस 2C1C2V1V2। अब हमको क्या करना है, इसका डिवाइडेड बाई 2C1 प्लस C2। अब देखो पहले वाली एनर्जी, देखो पहले वाली एनर्जी है हाफ C1V1² C2V2², और दूसरी वाली एनर्जी जो है हमको इतनी मिली। इनका डिफरेंस निकालना है। इनका डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंस इन एनर्जी, डिफरेंस इन एनर्जी, ठीक है। तो डिफरेंस इन एनर्जी कैसे निकलेगी, तो भैया हम लोग करेंगे C1V1² प्लस C2V2² माइनस
C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C2 V1 V2 डिवाइडेड बाई, अब देखो यहाँ पर जो है 2C1 C2 जो है हमारे पास में टोटल, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 2C1 प्लस नहीं 2 की हाफ तो था, तो C1 प्लस C2 और ये अब जो है यहाँ पर जो है हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो हमको मिल जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 और होल डिवाइडेड बाय 2C1 प्लस C2। जो चीज़ें कटती हैं हम वो सारी चीज़ें कटाएंगे। देखो C1 V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर यहाँ पर भी है, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर यहाँ पर भी है, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर यहाँ पर भी है, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर यहाँ पर भी है। अब हमको क्या दिख रहा है, C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर और माइनस में हमको मिलेगा C1 C2 तो यहाँ पर हमको क्या मिला, हमको मिला C1 C2, अब यहाँ पर हम मिला V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 और होल डिवाइडेड बाय 2C1 प्लस C2। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो हमको मिल जाता है C1 C2 डिवाइडेड बाय 2C1 प्लस C2 और यहाँ मिलता है हमको V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से दिस इज द डिफरेंस इन एनर्जी, और ये एनर्जी का डिफरेंस जो है हमको दिखाई देगा जब हम दो चार्ज कैपेसिटर को एक साथ जोड़ देंगे। ये अगर डेरिवेशन के फॉर्म में पूछा तो आपसे 5 नंबर का डेरिवेशन पूछेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमको समझ में आ गई। अब जब भी हम जो है अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का जो फोर्स है वो डिपेंड नहीं करता है उनके डिस्टेंस में, और उसके साथ साथ एक और जो चीज़ है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। तो ये दोनों चीज़ें हम जो है आगे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू। इसके बाद में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इससे पूछे गए हैं उनको भी तो डिस्कस करना है। तो अभी आप 2-3 और वीडियो देखने वाले हैं जिसमें और ज़्यादा डिटेल से हम इनमें की बहुत सारी बातों को फिर से रिवाइज कर रहे होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।